नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉक्सी ज्ञान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। 2 करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। So current news regarding is of World Elephant Day. So 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे जो था वो ऑब्ज़र्व किया गया था 12 अगस्त 2012 को। उसके बाद से हर साल अफ्रीकन एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट स्पेशली, उनको सेव करने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड एलिफेंट डे का हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर डे इज़ टू स्प्रेड द अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट मैमल ऑन द लैंड। सो अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, सो वर्ल्ड जो एलिफेंट डे है इसकी अगर सिग्निफिकेंस हम बात करें तो WWF विच इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनकी रिपोर्ट के द्वारा देर आर अराउंड लेस देन 4,50,000 एलिफेंट्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन ये ज़्यादा नंबर नहीं है। देर वर अराउंड मिलियंस ऑफ एलिफेंट्स फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, बट ड्यू टू इलीगल पोचिंग ऑफ दीज एनिमल्स, दीज मैमल्स, आपको पता है इनकी टस्क जो है वो यूज़ की जाती है, इनकी तस्करी की जाती है और इनडिस्क्रिमिनेटली इनको किल किया जाता है। सो WWF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिफेंट्स का जो नंबर है बहुत ही कम है और अराउंड अबाउट 15,000 जो एलिफेंट्स हैं हर साल दे आर हंटेड बाय पोचर्स। सो दैट इज़ वेरी ड्रास्टिक फिगर। सो अगर हम वर्ल्ड एलिफेंट डे के थीम की बात करें, इस साल का जो थीम है वो इस समय अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो लास्ट ईयर का जो थीम इंडियन गवर्नमेंट ने रखा था दैट वाज हाथी हमारा साथी। अगर हम साइंटिफिक नेम के एलिफेंट की बात करें, सो इट इज़ लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। मेन जो एलिफेंट्स आप सुनने में आता है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स ही होते हैं। उसके बाद एशियन एलिफेंट्स दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। की पॉइंट्स की बात करें, अगर एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो देर आर 3 सब स्पीशीज़ ऑफ दीज एशियन एलिफेंट्स विच आर इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। ये 3 मेन एशियन एलिफेंट्स की जो सब स्पीशीज़ हैं और अराउंड 28,000 एलिफेंट्स जो हैं वो इंडिया में अभी एट प्रेजेंट इनका नंबर है और 25% ऑफ देम दे आर फाउंड इन कर्नाटका रीजन ओनली। और IUCN रेड लिस्ट का अगर स्टेटस देखें तो इट हैज़ बीन कंसीडर्ड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और हमारी कंट्री में जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आप सभी को पता है, उसके शेड्यूल 1 में इसको एलिफेंट्स को हमने रखा हुआ है एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़। सो अफ्रीकन एलिफेंट्स की अगर और बात करें तो सब स्पीशीज़, अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें सो देर आर सवाना एलिफेंट्स एंड द फॉरेस्ट एलिफेंट्स। सो ग्लोबल पॉपुलेशन मैंने आपको इनकी ऑलरेडी बताई और IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली दीज आर कंसीडर्ड एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अगर हम एक और करंट अफेयर की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, सो इट इज़ रिगार्डिंग द बायोमेथेनेशन। तो रिसेंटली MNRE, दैट इज़ मिनरल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, they have launched a loan interest scheme which is called a subvention scheme, and it has been launched along with and in collaboration with the United Nations Industrial Development Organization which is UNIDO and Global Environment Facility। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव का बात करें तो the main objective is to provide financial assistance to the फॉर इनोवेटिव वेस्ट टू एनर्जी बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि दोस्तों जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक बायोफ्यूल्स, बायोइथेनॉल और साथ ही साथ बायोमीथेन की जो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये एक नया स्कीम सबवेंशन स्कीम कहलाता है। सो अगर हम बायोमिथेनेशन का प्रोसेस अगर आप देखें, सो जैसे आपको पता है मीथेन जिसको हम मार्शी गैस भी कहते हैं, ये आपको मार्शी एरियाज़ में मिलती है, लेकिन हम इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। सो क्योंकि ये एक क्लीन फ्यूल है, मीथेन को अगर हम
बात करें जैसे इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, इन वहाँ पे CNG में कंप्रेस नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं, उसमें मीथेन एक बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट में होता है. सो बायोमिथेनेशन प्रोसेस की बात करें अगर इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम लेना है, सो इट्स ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मटेरियल इज माइक्रो बायोलॉजिकली कन्वर्टेड अंडर एनारोबिक कंडीशंस. सो एक सिंपल एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें हम फर्मेंटेशन के द्वारा इसको जो भी ऑर्गेनिक हमारा वेस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल एक्सक्रीटा है, प्लांट रिफ्यूज़ है, सो वी कैन ऑल यूज़ दैट ऑर्गेनिक वेस्ट सो एज टू कन्वर्ट एफिशिएंटली इनटू बायो मीथेन. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं विच इंक्लूड फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया. So this is the whole flow chart of how this process is carried out. That includes animals and agricultural wastes. So we can use that particular biomethane for our kitchens also as a fuel. So in the near future, if it is produced efficiently and this scheme, if it is succeeded, obviously these biomethane can be produced on a commercial scale. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बात करी, दो ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइडो और GEF, इनके साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. सो अगर हम GEF की बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर ऑन द ईव ऑफ दैट रियो समिट, अर्थ समिट, जो 1992 में हुआ था, विच वाज रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. एंड अगर हम GEF की बात करें तो 184 देश इसके अंडर आते हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, ये प्रोजेक्ट्स जो भी जैसे MNRE का जो प्रोजेक्ट अभी इन्होंने लॉन्च किया, उनको इन्होंने ग्रांट्स प्रोवाइड करी हैं. एंड दे मेनली आर फोकस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर का जो भी डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करना, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए स्टेप्स लेने में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो भी एटमॉस्फेयर में है, मर्करी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फूड सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज़ हैं उनको ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है डील करती है. सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द फॉरेन कन्वेंशंस लाइक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. It also is related with UNFCCC, which is United Nations Framework Convention on Climate Change. It is also related with United Nations Convention on Combating Desertification, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, and Minamata Convention on Mercury. So these all points are very important, which may come in the prelims exams. So GEF के बारे में दोस्तों आपको ये knowledge होनी चाहिए. सो अगर हम यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो ये भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है विच असिस्ट द कंट्रीज़ इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है वियना है, ऑस्ट्रिया में. एंड इट इज़ ए परमानेंट प्रेजेंस ओवर 60 कंट्रीज़. सो यूनाइडोज अगर हम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ या इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो इट इंक्लूड्स एडवांसिंग इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, safeguarding the environment, and strengthening the knowledge and the institutions which are related to industrial development. तो दोस्तों आज हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे और जो है बायोमेथेनेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा. सो दीज वर द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स. आई होप you will prepare these two topics well, and in the next lecture we will prepare a new topic, current affairs related to science and technology. तब तक के लिए धन्यवाद.